कुमुद का सेमिनार में जाना। मैं मिसेस कुमुद सिंह राठौर। कहने को तो मैं एक डॉक्टर हूँ पर एक प्रेमिका भी हूँ। पत्नी तो मैं बाद में बनी। कहते हैं सबकी जिंदगी में प्रेम दस्तक देता है, पर मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी में प्रेम आतंक का नाम होगी, और डर के साए का भी, क्योंकि अब प्रेम भी अजीब इंसान से हो गया था। क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो चुका था। मैं रोक नहीं सकती थी और वो रुकने से था, इसलिए मैंने छोड़ दिया अपनी किस्मत पर सब। तो बात है सन 2002 की। मैं उस वक्त दिल्ली के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश भी थी। कहने के लिए अपना सिर्फ अनाथालय था जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मदर एना बहुत ही अच्छी थी, जो मुझे माँ की तरह प्यार करती थी, और वहाँ के बच्चों से मेरी जिंदगी में खुशियाँ थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त निधि। पर किसे पता था ये खुशियाँ बहुत जल्द बदलने वाली थी, एक घबराहट में, और कोई मेरा सुकून छीनने वाला था। मैं अपने पेशेंट देख रही थी, तभी डॉक्टर निधि ने कहा, सुना तूने, जम्मू में सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मयूरी आ रही है, वो भी सेमिनार करने। यार कसम से मुझे उनका ये सेमिनार अटेंड करना है। मैं ना जाने क्यों जम्मू के नाम से चिढ़ी भी और एक चमक भी था। खुशी थी या नहीं ये मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं बस वहाँ जाना नहीं चाहती थी, और शायद जाती तो रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत कुछ छीन लिया था उस जगह ने मेरा, और शायद एक आतंकवादी ही था वो जिसने मुझे अनाथ किया था। इसलिए मुझे इस नाम से बहुत नफरत थी। ये बात मुझे कुछ 2 साल पहले पता चला था, जब मदर एना ने मुझे मेरे 25वें जन्मदिन पर एक लिफाफा दिया। उसमें कुछ पपेस थे। वैसे मुझे मेरे हर जन्मदिन पर मेरे माँ पापा का खत मुझे दिया जाता था। वो खत मेरे पापा माँ ने अपनी आखिरी निशानी मेरे लिए छोड़ी थी। उनका एक घर था जो वो मेरे नाम कर गए थे, पर मैं कभी नहीं गई वहाँ। शायद हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ जाने की। वैसे भी कौन था, किसके लिए जाती मैं वहाँ पर। इसलिए सब कुछ उठाकर एक बॉक्स में बंद कर दिया मैंने। निधि अपने में बोले जा रही थी और मैं बस पेशेंट को देखते हुए सुने जा रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। क्या कहती, कहने के लिए कुछ होना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर मयूरी मुझे पसंद नहीं थी। वो उस वक्त की सबसे बेहतरीन बेस्ट हार्ट सर्जन थी। बहुत से लोग उनके दीवाने थे और उनके सेमिनार काफ़ी लोगों ने अटेंड किया था। पर यह सौभाग्य अभी तक ना निधि को मिला था और ना मुझे। इसलिए हम वंचित थे। मैं अपने काम में लगी हुई थी, पर मेरे मन में एक शंका थी। शंका ये कि कश्मीर के हालात अभी उतने भी अच्छे नहीं थे, तो इसमें क्या उनका जम्मू में सेमिनार करने जाना ये कोई मुनासिब बात होगी। मैं अपने ही उधेड़बुन में थी, और निधि वो तो मैडम बस खुशी से सब बोले जा रही थी। निधि मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो सबसे अच्छी इसलिए थी क्योंकि वो कभी मेरी निजी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करती थी। मैं जो बताती थी उतने में वो शांत रहती थी। मुझे इसलिए वो अच्छी भी लगती थी। मेरा काम खत्म हुआ तो मैं अपने केबिन की तरफ चल दी। तभी एक नर्स आए और उसने कहा, मैडम दीन साहब बुला रहे हैं। मैंने उससे कहा, आप चले मैं आती हूँ। ये बोलकर मैं केबिन में गई और अपना हाथ धोकर उसे साफ कर कोट वापस से पहन के मैं बाहर आए, और कुछ देर में मैं दीन साहब के सामने थी। वहाँ पर सीनियर डॉक्टर अमोदिता दास और डॉक्टर नारायण भी थे। मैंने सबको गुड इवनिंग कहा तो उन्होंने मुझे बैठने को कहा। मैं सामने रखी खाली चेयर पर बैठ गई। दीन साहब ने कहा, डॉक्टर कुमुद आपको पता तो चल गया होगा कि डॉक्टर मयूरी का सेमिनार है जम्मू में। मैंने उनसे कहा, जी सर मुझे पता है, अभी डॉक्टर निधि ने बताया। तो आपको पता होगा हर हॉस्पिटल से उनके सेमिनार के लिए डॉक्टर जाते हैं। वैसे तो हमेशा से डॉक्टर नारी जाती थी, पर इस बार वो ऑलरेडी एक सेमिनार में गई है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये सुनते ही मुझे गुस्सा बहुत आया। मैंने मन में कहा, आखिर क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं जाना जम्मू तो क्यों ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। पर यह बात मैं उनसे नहीं कह सकती थी क्योंकि जॉब को लगे 1 साल हो रहा था। मैंने मुस्कुरा के कहा, शो सर मैं ज़रूर जाना पसंद करूंगी। कब जाना है सर, और कौन जा रहा है मेरे साथ। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, 2 दिन बाद आप जाएंगी और 3 दिन वहाँ रुकना है, और आप अपने साथ किसी भी डॉक्टर को ले ले, ये आपकी चॉइस है। ये कहते हुए उन्होंने एक फाइल, कुछ डॉक्यूमेंट और एक लिफाफा मेरी तरफ कर दिया। उन्होंने वो सब देते हुए मुझसे कहा, डॉक्टर कुमुद इसमें आप दोनों के लिए लेटर है जिससे आप दोनों वहाँ महफूज रहेंगी, और कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ के मिलिट्री को दिखाना होगा। आप तो जानती है वहाँ की हालत थोड़ा कैसी है। और हाँ, आप दोनों के एड कार्ड्स बनाने के लिए हमें फ़ोटो चाहिए, तो जिस पार्टनर को आप ले जाए उससे कह देना, और ये टिक्स है। ये बोलकर उन्होंने सब दे दिया। मैंने सब उठाते हुए कहा, ओके सर मैं आपको जाते वक्त कंफर्म कर दूंगी। ये कहकर मैंने सब उठाया और बाहर आ गई। मन में आया सब कुछ डस्टबिन में डाल दूं, लेकिन ये नहीं हो सकता था। ये सब सोचते हुए मैं जा ही रही थी कि मेरी नज़र निधि पर पड़ी और मेरा दिमाग चला। मैं समझ गई थी मेरे साथ अब यही जाएगी। मैं उसे देखकर खुश होते हुए वहाँ से निकल गई। शाम को जब मैं जाने लगी तो मैंने दीन साहब को निधि का नाम कह दिया था और निधि को अभी नहीं बताया था। मैं जब बाहर आई तो निधि खड़ी थी। वो बस स्टैंड तक मेरे साथ चलती थी। मैं उसके पास आए और उससे बोली, चले। वो साथ चलते हुए बोली, हाँ चल। वैसे दीन साहब क्यों बुलाए थे।
तुझे कैसे पता? उन्होंने बुलाया था। मेरे पूछने पर वो बोली, वो मैंने तेरे केबिन में गई थी, तू वहाँ नहीं थी। तो मैंने एक नर्स से पूछा, उसने कहा कि तू डीन साहब के केबिन में है, क्या हुआ? मैंने कहा, वो जम्मू सेमिनार जाना है 2 दिन बाद। ये सुनते ही निधि खुशी से उछल पड़ी और मुझे गले लगा के बोली, वाह यार, तेरी कितनी अच्छी किस्मत है, मतलब तू डॉक्टर मयूरी का सेमिनार अटेंड करेंगी, मस्त है। ये बोल वो मुझसे दूर हुई और मेरे साथ चलने लगी। मैंने स्टैंड पर खड़े होते हुए कहा, वैसे एक बात और है। मेरे ये कहने पर वो बोली, क्या? यही कि मेरे साथ तू भी जा रही है, कल अपनी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले आई हो। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे आंखें फाड़े देखे जा रही थी। मेरी बस रुकी तो मैं उसमें चढ़ गई। उसकी बस दूसरी थी। जब मैं बस में चढ़ गई तो वो जैसे होश में आई और तेज से चिल्लाई, कुमू तू सच बोल रही है ना? मैंने मुस्कुरा के हाँ कह दिया और बस आगे बढ़ गई। मैं बस में बैठी हुई बस ये सोच रही थी कि मैं जिससे भाग रही थी वही मुझे भेजा जा रहा था। मैं पूरे रास्ते ये सोच रही थी कि आखिर मुझे ही क्यों चुना गया, किसी और को क्यों नहीं। यही सब सोचते हुए मैं कनॉट प्लेस उतर गई और वहां से पैदल ही कैथुली ऑर्फनेज की तरफ बढ़ गई। अनाथालय दूर नहीं था इसलिए पैदल ही चल रही थी। शाम के वक्त, वो भी ठंड में, कनॉट प्लेस काफ़ी खूबसूरत लगता है। मैं ठंड की शाम में सड़कों पर चली जा रही थी। कुछ देर में मैं अनाथालय के सामने थी। मैं अंदर जाने लगी तो वहां पर बैठे काका ने कहा, आ गई बिटिया, बहुत देर कर दी। ये कहते हुए उन्होंने गेट खोल दिया। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा, हाँ काका, काम ज़्यादा था इसलिए। वैसे मदर एना कहाँ है? वो तो होंगी अपनी उसी जगह। मैं उनकी बात सुनकर चर्च की तरफ चल दी। इसी ऑर्फेनेज में एक चर्च था। मैं अंदर गई तो मदर एना कैंडल्स जला रही थी। उन्होंने मुझे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। मैं वहीं बैठ गई। वो अपना काम खत्म करके मेरे पास आए और बैठ गई। मैंने कहा, आपको पता है मुझे कहाँ भेजा जा रहा है? वो बोली, कहाँ पर चाइल्ड? जम्मू, एक सेमिनार अटेंड करने जा रही हूँ। मेरा मन नहीं है मदर वहाँ जाने का। ये कहते हुए मैं सामने जीसस को देख जा रही थी। मदर ने कहा, माय चाइल्ड, हम क्या चाहता है, ये हमारे बस में नहीं होता है, ये तो उसके बस में होता है। ये कहते हुए उन्होंने मुझे जीसस की तरफ दिखा दिया। मैं समझ रही थी उनकी बात का मतलब। आखिर कैसे नहीं समझती, उन्होंने मुझे पाला था। वो मेरा हाथ पकड़ के बोली, माय चाइल्ड, जो भी होता उसमें कुछ अच्छा छुपा होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही है। तुम देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। एक बार जाओ, अपने माँ पापा का घर देखो। बहुत मन था उनका कि तुम वहाँ जाओ। एक बार देखो उस घर को जहाँ तुम पैदा हुआ है। अतीत से आंख मिलाना चाहिए चाइल्ड, ना कि उससे भागना। मैं बैठी बस मदर की बात सुन रही थी और वो बोले जा रही थी। मैं कुछ देर वहाँ रहकर वापस अपने घर चली आई। ऑर्फनेज में रहना मेरा तब छूटा जब मैं अपना MBBS खत्म करके जॉब पर लगी। उसके बाद एम्स कर रही थी। मैं अपने फ्लैट पर आई और अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मेरे मन में बहुत उथल पुथल थी, ना जाने वहाँ जाने के नाम पर मुझे बहुत घबराहट थी। मैं कुछ देर बैठी रही और उसके बाद मैं उठी, कपड़े चेंज किया और रसोई में आकर खाना बनाने लगी। मैं खाना बना के खा के आई और हॉल में टीवी चालू करके बैठ गई। पर फिर मुझे कुछ याद आया और मैं टीवी बंद करके उठी और कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने अलमारी खोली और उसमें से एक बॉक्स निकाल के उसे बिस्तर पर रखा और खुद भी बैठ गई। मैंने उसे खोला तो उसमें कुछ पेपर्स थे। उन सब को देखकर मैंने एक बार हाथ फेरा। ये वही पेपर था जो मेरी माँ पापा ने लिखा था मुझे। मैंने एक पेपर को निकाला और उसे पढ़ने लगी। हमें पता है आज आप पूरी 25 साल की हो गई है। वैसे मैं और तुम्हारी माँ चाहते थे तुम एक डॉक्टर बनो, वो भी यूनिफॉर्म वाली, मतलब कि मिलिट्री की, क्योंकि तुम्हारी माँ से मैं पहली बार उसी मिलिट्री की यूनिफॉर्म में मिला था। वो गले में अपना आला लटकाए हंसते हुए बात करते हुए जा रही थी। बड़ी ही खूबसूरत दिखी थी वो मुझे उसमें। आज भी याद है जब पहली बार उन्हें प्रपोज किया था, वो तो भाग ही गई थी। उनके परिवार वालों से बाबा ने बात किया और हमारी शादी हुई। तब से बस हम दोनों एक साथ देश के लिए थे। मैं कमांडो था और वो डॉक्टर। पता है गुड़िया, हम दोनों ने सोचा था कि हम अपने बच्चे को भी आर्मी में भेजेंगे। अगर वो लड़का हुआ तो कमांडो बनेगा और अगर लड़की तो आपकी माँ की तरह डॉक्टर। पर तब आप आए। उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। हमें लगा अपने पास हम आपको नहीं रख सकते हैं, इसलिए 3 साल की उम्र में ही हमने आपको दिल्ली के उस अनाथालय में भेजा था। जानते हैं तुम्हें अपने माँ बाबा पर गुस्सा आता होगा, लेकिन हम मजबूर थे। उस वक्त हमें खुद नहीं पता था कि हम बचेंगे भी या नहीं, इसलिए आपको एक महफूज जगह भेजना हमारी जिम्मेदारी थी। तुम्हें भेजते हुए तुम्हारी माँ बहुत रोई थी, वो तुम्हें छोड़ ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से तुम्हें उससे अलग किया था। जानता हूँ मेरा ये खत तुम्हें बहुत दर्द देगा, पर बच्चा तुम्हारे अलावा तुम्हारे माँ पापा का एक और फ़र्ज़ था, और वो भी देश के प्रति जो हमें निभाना था, इसलिए तुम्हें दूर किया। माफ़ कर देना अपने बाबा को। ये खत तुम्हें जब मिले शायद हम ना हो, क्योंकि इस वक्त हम जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पर आतंकवादियों का बहुत कहर बरप रहा है। हमें नहीं पता किस गोली पर हमारा नाम हो। तुम्हारी माँ का मेडिकल कैंप भी वही पास में है, इसलिए मेरी बच्ची कुछ भी हो खुद को कभी अकेला महसूस मत करना।
हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे, उन तारों में मिले हुए। हाँ, अगर मन करे तो अपना घर जरूर देखना, जिसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए तैयार करवाया था। बहुत ही खूबसूरत है वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक काका होंगे जो उसकी देखभाल करते हैं। मनसुख चाचा है वो। अच्छा, चलता हूँ, बाय। ये पढ़ते हुए उसकी आंखों में एक बार वापस से आंसू आ गया था। उसने दूसरा कागज उठाया तो उसमें घर के कागज, एक चाबी और पता था। वो उसे अपने एक बैग में रख ली और उस बैग को उठाकर वो टांग दी। वो आई और बिस्तर पर लेट के सोचने लगी। जब मदर एना ने उसे उसके माँ डैड के बारे में बताया था। जब वो 3 साल की थी तो वो यहाँ आई थी, और 10 साल की उम्र में उसके माँ पापा के मरने के बारे में पता चला था, और इन 10 सालों में उसके लिए कुछ 25 चिट्ठियाँ छोड़ गए थे, जो उसे उसकी 10 साल की उम्र के बाद मिलाना शुरू किया गया। और वो आखिरी चिट्ठी उसने बहुत संभाल के रखा, क्योंकि उसमें कुछ आंसुओं के धब्बे भी थे, जिसे वो छू के महसूस करती थी कि उसके माँ पापा कितना प्यार करते थे उसे। वो इन्हीं सब ख्यालों में ना जाने कब सो गई थी। सुबह जब वो उठी तो सूरज पूरे प्रकाश के साथ निकल गया था। उसने ठंड की सुबह को जाकर बालकोनी में देखा और उसके बाद नहाने के लिए चली गई। वो नहा के आए और आईने के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी। अक्सर वो अपना ब्रेकफास्ट कैंटीन में ही करती थी, इसलिए वो रेडी हुई और अपना बैग लेकर और फोटो लेकर उसे बैग में रख लिया। उसके बाद अपना डॉक्टर का कोट लिया और आला उसे लेकर शोल ओढ़ते हुए वो बाहर निकल गई। उसने ताला लगाया और चाबी को अच्छे से बैग में रख के वो सड़क पर निकल गई। वो अपनी ही सोच में सड़क पर चली जा रही थी और इसी सोच में वो बस पकड़ के हॉस्पिटल आ गई थी। वो अंदर आए और साइन करके कैंटीन की तरफ बढ़ गई। जैसा मैंने कहा था कि वो ब्रेकफास्ट यही करती थी, तो उसने चाय और समोसा ऑर्डर कर दिया। वो आकर चेयर पर बैठ गई। अभी वो सोच ही रही थी कि निधि भागते हुए आए और मेरे सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, गैस, मेरे पापा मान गए सेमिनार भेजने के लिए। यार, मैं इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। पर ना जाने क्यों मैं ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई थी निधि के पापा पर। अरे, कोई अपनी बेटी को ऐसे कैसे मौत के मुंह में भेज सकता था? प्यार नहीं करते होंगे वो लोग निधि से? यही सब सोचे जा रही थी मैंने सोचा था शायद निधि के पेरेंट्स मना कर देंगे, लेकिन यहाँ तो हाँ हो गई थी। निधि ने कहा, ये ले फोटो, डीन सर को दे देना। ये बोलकर वो भी चाय का ऑर्डर देने चली गई। मैं उस फोटो को उठाकर बैग में रख ली। मुझे ये लग चुका था, भगवान पूरी तरह से चाहता था कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं तो नहीं चाहती थी कि वह जाओ। इसी सब में छोटू समोसे और चाय रख गया था, जिसे मैंने उदास मन से खाया और चाय गटक ली। कुछ देर में हम दोनों ही अपने काम में लग गए। सारा दिन हम दोनों का मरीजों को देखते हुए और उनकी परेशानियों को सुनने में चली जाती थी। मैं बस सोचती थी कि आखिर मैंने पूरा ना सही पर आधा सपना तो मैंने अपने माँ पापा का पूरा किया था, डॉक्टर बन के। हाँ, यूनिफॉर्म वाली नहीं थी पर थी तो डॉक्टर ही, वो भी टॉपर थी मैं। तभी तो मुझे सरकारी डॉक्टर की नौकरी आसानी से मिली थी और एम्स में एडमिशन भी मिला था इसी के कॉलेज में। शाम को जब जाने का वक्त आया तो मैं डीन साहब के पास गई और उन्हें फ़ोटो दे दिया। उन्होंने कहा, कुमुद, आप कल आकर कार्ड ले लेना, और हाँ, कल पैकिंग के लिए आपको आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। और टिकट देखा ना, कश्मीरी गेट से बस जाएगी सुबह 4 बजे, तो भी ऑन टाइम। निधि को भी बता देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बाहर निकल आई। जब बाहर आई तो निधि वही खड़ी थी। मैंने उसे देखा तो वो मुस्कुरा के बोली, तूने अभी तक जाने का मन नहीं बनाया? अरे, कितनी खूबसूरत जगह है, और तुझे देखो कैसे मुंह सड़ा रही है, जैसे ना जाने कहाँ भेज रहो। वैसे क्या बोला वो? मैंने उसे सब बताया और चलने लगी। क्या कुमुद सच में जाएगी वहां पर? क्या होगा जब वो वहां जाएगा? क्या कुछ बदलेगा वहां से उसका? जानने के लिए पढ़ते रहे कुमुद, प्रेम एक आतंकवादी की। क्रमशः उसकी बात पर मुझे ये मन हो रहा था कि मैं उसका मुंह नोच लूं, लेकिन क्या करूं, दोस्त थी, वो भी इकलौती। मैंने उससे कहा, कल आधे दिन की छुट्टी मिली है पैकिंग के लिए, और हाँ, 4 बजे परसों सुबह की बस है कश्मीरी गेट से, तो तू लेट मत होना प्लीज़। मेरी बात पर वो बोली, ओके मैडम, वैसे कल मुझे कुछ शॉपिंग करना है, तू चलेगी साथ में? मुझे भी कुछ खरीदना था इसलिए मान गई मैं। हम दोनों बात करते हुए बस स्टैंड आए और वहां से बस पकड़ के अपने अपने रास्ते हो लिए। मैं जहाँ शांत रहने वाली लड़की थी, निधि उतना ही बोलती थी, पर मेरी जिंदगी में शोर था उसकी वजह से। लेकिन हाँ, हम दोनों की दोस्ती MBBS में हुई और आज तक चल रही है, क्योंकि निधि एक सच्ची इंसान है और अच्छी भी थी। निधि के पापा एक बिजनेसमैन है और उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के कुछ सालों पहले चली गई थी। उन्हें कैंसर था, लास्ट स्टेज पर पता चला था। बहुत पैसे खर्च किए लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए थे। पहली बार मैंने उसे रोते हुए और शांत देखा। कुछ दिन उसके साथ उसके घर में ही रही थी, तब पता चला था उसके पिता कितने अच्छे हैं और वो किस पर गई है। उसके पिता उसकी तरह खुशमिजाज आदमी है, बहुत ही अच्छे है वो भी। मैं घर आई तो देखा वो घर खाली था, बहुत खाली। पर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे अकेलापन ज़्यादा पसंद था। अब ये नहीं पता ये आदत किस में थी, माँ पापा में से, पर मुझे क्या पता था कोई मेरे अकेलपन को मुझसे छीनने के लिए और खुद को उसमें शामिल करने वाला था, जो मेरी मर्जी के बिना मेरी जिंदगी में आने वाला था। और मैं इन सब से बेखबर दिल्ली की ठंड को चाय की चुस्कियों से दूर कर रही थी।
अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई, एड कार्ड लिया और निधि के साथ शॉपिंग के लिए निकल गई। हमने शॉपिंग की और निधि ने जिद किया कि मैं अपना सामान लेकर रात में उसके घर आ जाऊं, क्योंकि उसके घर से कश्मीरी गेट बस स्टैंड काफ़ी नज़दीक था और उसके पापा के पास कार थी जो हमें छोड़ देंगे। मैं भी मान गई। सामान लेकर मैं पहले ऑर्फनेज गई, वहाँ के लिए जो सामान था वो दिया मैंने और उसके बाद मदर से मिलके मैं वापस अपने घर आई। मैंने पैकिंग की, सारा सामान रखा और उसके बाद अपना सामान लेकर एक टैक्सी करके उसे उसमें रख के निधि के घर करीबन 8 बजे पहुंच गई। निधि का घर काफ़ी बड़ा था पर रहने वाले सिर्फ 2 लोग, वो और दूसरे उसके पापा। मैं जब वह पहुंची तो मिस्टर रणधीर शर्मा वहाँ पहले से ही थे पर किचन में। अक्सर रात का खाना वो खुद ही निधि के लिए बनाया करते थे। वो मुझे देखकर बोले, ओहो कुमुद बेटा, ज़रा देर से आती तो मेथी के कबाब तैयार ही थे बस, पर कोई नहीं, हमने जो बाकी चीज़ें बना दिया है वो चखो। ये कहते हुए उन्होंने रामू काका से कहा, काका जाओ ये सब टेबल पर रखो। मैं उनकी बता सुनकर अंदर गई और अपनी साड़ी का पल्लू टाँग के उनसे बोली, अंकल जी चले, अब आप बाहर निकले और बाकी हम कर लेंगे, अब आप आराम करें। वैसे आप मेरे हाथ का हलवा मिस किए होंगे ना, तो चले आज आपको खिला देती हूँ। ये कहते हुए मैंने उनका एप्रेन उतारा और काका से कहा, काका इन्हें ले जाए आप, बाकी मैं देख लूँगी। ये कहते हुए मैंने उनका एप्रेन पहना और काम में लग गई। मिस्टर शर्मा ने मुझसे कहा, पता है कुमुद बिटिया, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा देता और तुम्हें अपने पास रख लेता, लेकिन क्या करे, हमारी तो बेटी है। पर तेरे लिए मैं एक बहुत अच्छा लड़का खोजूंगा जो तुझे बहुत प्यार करे, सम्मान दे। ये कहते हुए उन्होंने कुमुद के सर पर हाथ रख दिया। कुमुद मुस्कुरा के सूजी को कढ़ाई में डाल के घी में भुनने लगी थी और इधर निधि उसका सामान बगल के कमरे में रखवा के आए और बोली, हाँ पापा, अगर मेरा बड़ा भाई होता तो मैं उसकी शादी कुमू से करवा देती, पर देखो मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। ऐसा करेंगे, कुमू और मेरी शादी, मैं ना एक ही घर में कावा दूंगी, फिर साथ रहेंगे हम। ये कहते हुए वो कुमुद को साइड से हग कर ली। रणधीर साहब भी उसकी बात सुनकर हंस दिए। थोड़ी देर में सब खाने की मेज़ के पास बैठे थे। रणधीर साहब ने पूछा, बेटा कब वापस आओगे आप दोनों? कुमुद ने कहा, जी 3 दिन बाद, 3 दिन का सेमिनार, उसके बाद दोपहर को हमारी वापसी की बस है, हम अगली सुबह यहाँ होंगे। उसके ये कहने पर रणधीर साहब ने दोनों को ख्याल रखने को कहा। वो दोनों हॉल में बैठे बात कर रहे थे, तभी रणधीर साहब आए और उन दोनों को पैकेट देते हुए बोले, ये आप दोनों के लिए मेरी तरफ से, देखे कैसा है। कुमुद और निधि ने पैकेट लिया और उसे खोल के देखा तो उसमें ओवरकोट था जो घुटने तक का था। कुमुद को उन्होंने क्रीम कलर का दिया था और निधि को ब्राउन कलर का। कुमुद ने कहा, अंकल जी ये तो बहुत महंगा होगा ना? आप दोनों से ज़्यादा नहीं, मेरे लिए तो आप दोनों ही सब हो, पहले एक बेटी थी अब 2 है, आपको अच्छा तो लगा ना? ये कहते हुए वो कुमुद के सर पर हाथ रख दिए। कुमुद ने कहा, बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो मुस्कुरा दी। रणधीर जी बोले, चले अब दोनों सो जाए, कल सुबह जल्दी उठना होगा, तब कहीं जाकर पहुंचेंगे टाइम से। उनकी बात पर दोनों उनको कोर्ट के लिए थैंक यू बोलकर वहां से अपने अपने कमरे में चली गई। सुबह करीबन 2 बजे वो दोनों उठी और नहा के रणधीर जी ने जो उन दोनों के लिए नाश्ता बनाया था उन्हें उन दोनों ने पैक करके ले लिया था। 3 बजे के करीब रणधीर साहब दोनों को लेकर अपनी गाड़ी से कश्मीरी गेट के लिए निकल गए। वो लोग आधे घंटे में स्टैंड पर थे। रणधीर जी ने दोनों को बस में बैठाया, टिकट चेक करवाया और पानी की बोतल देकर हिदायत दी, जो अक्सर एक पिता देता है। उसके बाद 4 बजे ठीक उनकी बस निकल गई थी। कुमुद अपनी किस्मत से मिलने जा रही थी, पर यह नहीं पता था बहुत दर्द देने वाला था उसे ये सब, पर धीरे धीरे शायद बहुत कुछ बदलने वाला भी था। कुमुद और निधि बस के चलने के ठीक आधे घंटे बाद ही सो गए थे। वो दोनों ही कुमुद की शॉल को ओढ़े लाइट ऑफ किए सो रहे थे। सर्दी इस वक्त बाहर बहुत थी, बहुत सारे पैसेंजर थे जो सो ही रहे थे। जब शीशे से छन के धूप कुमुद के चेहरे पर आई तो उसने धीरे से आंखें खोली। जब उसने देखा तो बस किसी घुमावदार सड़कों से होती हुई जा रही थी। वो जम्हाई लेते हुए उठी और थोड़ा ठीक से बैठ गई। उसने अपने बिखरे खुले बालों को समेटा और उसको रबर से बांध के शीशे से बाहर देखने लगी। निधि अभी भी तक सो रही थी। उनकी बस को चले कम से कम 4 घंटे हो गए थे, क्योंकि इस वक्त 8 बज रहे थे। मतलब अभी पूरे 8 घंटे का सफ़र और था। कुमुद ने अपना एक छोटा सा कैसेट ऑडियो प्लेयर निकाला जो वो हर ट्रैवल में साथ रखती थी। उसमें वो अपनी फेवरेट गज़ल और सॉन्ग की कैसेट डालती और ईयरप्लग लगा के सुनते हुए किताब पढ़ती थी। क्योंकि लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था और निधि सो रही थी, उसने पहले तो फाइल निकाला जिसमें कुछ पॉइंट्स थे सेमिनार के लिए जिस पर डॉक्टर मयूरी बात करने जा रही थी। कुमुद उन पॉइंट्स को पढ़ के कुछ क्वेश्चन तैयार मारने लगी। 10 बजे के करीब निधि अंगड़ाई लेते हुए उठी और शॉल को वापस से ऊपर डाल लिया। कुमुद ने उससे पूछा, भूख लगी है? उसने हाँ में सर हिला दिया। कुमुद ने रणधीर जी का दिया हुआ खाना निकाला और उसे दे दिया। दोनों ने खाया और वापस से अपने अपने काम में लग गई। निधि किताब लेकर पढ़ने लगी और पढ़ते हुए वापस सो गई थी।
कुमुद वही बैठी हुई गाना सुनते हुए बाहर देखने लगी थी। 2 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। अब यहाँ से रास्ता बस कोई 7 घंटे का शायद था या उससे कम अगर वो कहीं ना रुके तो। कुमुद ने निधि को उठाया और उससे बोली, चल बाहर चलते हैं। बैठे बैठे कमर दर्द हो गई। ये बोलकर वो उठी और अपना कैसेट प्लेयर बंद करके उसे रख के वो बाहर आ गई। निधि भी उसके पीछे अंगड़ाई लेते हुए उतरी। उसने जाकर पहले मुंह धुला और अपने बालों को समेटकर जुड़ा बना ली। वो दोनों एक खाट पर बैठ गए। दोनों को भूख नहीं थी इसलिए उन्होंने खाना पैक करा लिया था, बस दोनों ने एक एक कप वापस चाय पिया था। कुमुद तो वादियों को देखे जा रही थी। निधि खाट पर बैठी हुई अलाव को सेक रही थी। कुछ देर में अपना खाना लेकर वो दोनों वापस से आकर बस में बैठ गए। बाकी सब भी वापस आ गए थे। बस वापस से चल पड़ी अपने गंतव्य की तरफ। निधि वापस से किताब पढ़ने लगी और कुमुद गाना सुनते हुए आंख बंद करके बैठ गई। रात के 12 बजे के करीब बस जम्मू पहुंची। वो और निधि बाहर उतरे तो जमा देने वाली ठंड थी। दोनों रणधीर अंकल की दी हुई ओवरकोट पहन के मोफलर गले में लपेटकर और बाहर आए। अपना पाना सामान लिया और जाकर स्टैंड के अंदर के वेटिंग रूम में बैठ गए, क्योंकि अभी कहीं भी जाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला था। वो दोनों वही वेटिंग रूम में सामान रख के बैठे हुए थे। बाहर ठंड इतनी कि पूछो मत। मैंने बाहर देखा तो हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। खूबसूरत था ये नज़ारा। निधि आराम से एक पूरी सीट लेकर सर के पास बैग लेकर लेटे हुई थी। मैं उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई और देखते देखते आंख लग गई। जब आंख खुली तो सूरज निकला था पर बादलों के साथ। कुमुद ने निधि को उठाया, दोनों ने मुंह धुला और चाय लेकर पीने लगे। निधि ने कहा, कहाँ जाना है यहाँ से? उसके ये कहने पर वो बोली, घर। ये सुनकर वो बोली, क्या? पर किसके घर? इस पर कुमुद चाय वाले को पैसे देते हुए बोली, मेरे घर, मेरे माँ पापा के घर। यहाँ से एक टैक्सी करते हैं और चलते हैं। ये कहते हुए वो अपना सामान लेकर आगे बढ़ गई। निधि उसे हैरानी से आंखें फाड़े देखे जा रही थी। उसने अपना बैग लेते हुए कहा, मतलब तू यहाँ की रहने वाली है? मतलब तेरा घर है यहाँ पर? लेकिन ये बात तो तूने कभी नहीं बताई, ये कब हुआ? इस पर कुमुद ने एक टैक्सी वाले को पता बताया और उससे पैसे की बात करके सामान रखने को कहा। ड्राइवर सामान रखने लगा। कुमुद ने उसे वो बताया जितना उसे जरूरी लगा। निधि ये सुनकर बोली, चल देखे तेरे माँ पापा ने तेरे लिए कैसा घर बनाया था। ये कहते हुए वो अंदर बैठ गई। दोनों ही जम्मू की सुबह को देखते हुए जा रही थी। गाड़ी घुमावदार सड़कों से होते हुई चली जा रही थी। यहाँ घर बहुत दूर दूर बने हुए थे। जंगल की वजह से हर जगह हरा भरा था। कुमुद को ये सब अब अच्छा लगने लगा था, पर उसे क्या पता था यहाँ से जिंदगी करवट लेने वाली है। क्या होगा जम्मू में कुमुद के साथ? क्या ये सफ़र बहुत कुछ बदल देगा? किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी कुमुद के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहे कुमुद, प्रेम एक आतंकवादी की। ये कहानी आपको एवरी सैटरडे मिलेगी। कहानी कैसी है मुझे बताना जरूर। क्रमशः प्रीति तिवारी, प्रीति, डॉलर डॉलर डॉलर। सुबह के करीबन 11 बजे वो दोनों एक घर के सामने रुके। देखने में घर काफ़ी खूबसूरत और बड़ा था। एक बड़ा सा लोहे का गेट था। टैक्सी वाले को पैसे दिया दोनों ने और बैग लेकर उस गेट के पास आए। कुमुद ने गेट पर हाथ मारते हुए कहा, कोई है क्या? मनसुख चाचा। उसने आवाज़ लगाया तो एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया। उसने पहले दूर से देखा, उसके बाद लोफे के गेट के पास आया। उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, कौन है? हमने पहचाना नहीं तुम्हें बिटिया। उसके ये कहने पर कुमुद ने कहा, मनसुख चाचा है ना आप? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसके ये पूछने पर वो बोले, हाँ मैं ही मनसुख हूँ, पर आप कौन है बिटिया? लेफ्टिनेंट कमांडर हर्ष चौहान और डॉक्टर सावित्री चौहान, उन्हें जानते हैं ना आप? उसके इस सवाल पर उन्होंने कहा, हाँ साहब को जानते हैं, लेकिन आप है कौन? कुमुद ने कहा, एक मिनट। ये कहकर उसने बैग में से एक पेपर निकाल के उनकी तरफ दिया और कहा, ये आपके लिए। उसके हाथ से बंद गेट के जाली से ही उन्होंने पेपर लिया और उसे पढ़ने लगे। जब उन्होंने सारा पेपर पढ़ा तो कहा, तुम गुड़िया हो, वही नन्ही सी शहजादी? उनके पूछने पर कुमुद ने हाँ में सर हिला दिया और अपने गले में पहने माता रानी के लॉकेट को निकाल के उन्हें दिखाया तो मनसुख चाचा ने गेट खोला और उस लॉकेट के पीछे देखा तो उन्हें यकीन हो गया, क्योंकि उसके पीछे HS लिखा था, जिसे आज तक खुद कुमुद ने गौर से नहीं देखा था। मनसुख चाचा भीगी पलकों से उसे देखकर बोले, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं आपका, लेकिन आप तो आए ही नहीं। पर कोई नहीं, अब आए है, चले देख अपने घर को। ये कहते हुए उन्होंने आवाज़ दिया, कायनात, अरे जल्दी आ, देख छोटी मालकिन आई है। ये कहते हुए वो खुद सामान लेकर चलने को हुए तो कुमुद ने कहा, चाचा आप रहने दे, मैं खुद उठा लूंगी। चाचा ने कहा, अरे इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं बिटिया। ये कहते हुए उन्होंने सामान वापस ले लिया। कुमुद और निधि गार्डन के बीच बने रास्ते से होते हुए घर की तरफ बढ़ गई। तभी एक लड़की जिसने सलवार सूट पहना था वो भागते हुए आए और चाचा से बोली, आपने क्या कहा दादा हुजूर? छोटी मालकिन आ गई। कुमुद ने उसे देखा, उसकी उम्र कोई 17 या 18 की होगी। चाचा ने उसे सामान देते हुए कहा, हाँ ये देखो, ये रही छोटी मालकिन। उस लड़की ने कुमुद की तरफ देखा तो वो बोली,
ये तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल बड़ी मालकिन की तरह। मैं कायनात, दादा हुजूर की पोती। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी थी। कुमुद ने कहा, मैं कुमुद हूँ, और ये हमारी दोस्त निधि। निधि ने उसे नमस्ते कहा तो बदले में वो सलाम बोल दोनों का सामान उठाकर अंदर ले गई। चाचा के साथ वो दोनों भी अंदर गए। जब अंदर आए तो देखा एक बड़ा सा हॉल था। लकड़ियों और सीमेंट से बना ये घर जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से और ज्यादा प्यारा था। हॉल एकदम साफ सुथरा, सोफे सेट लगे, उसके बगल में लैंप था, सामने टेबल था और दीवारों पर कुछ तस्वीरें थी। कुमुद आगे बढ़ के उन तस्वीरों को देखने लगी। उसमें यूनिफॉर्म पहने एक औरत और एक आदमी था, जिसकी गोद में गुलाबी रंग की फरोक पहने छोटी सी लड़की थी। कुमुद समझ गई वो उसके माँ पापा थे। पहली बार उसने उनकी तस्वीर देखी थी। उसके हाथ उस तस्वीर को सहलाने लगे। निधि ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। चाचा ने कुमुद से कहा, आओ छोटी मालकिन आपको आपका कमरा दिखा दूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़े तो कुमुद ने कहा, माँ पापा का कमरा कौन सा है चाचा? मनसुख चाचा रुक गए। उन्होंने कहा, वो तो पीछे की तरफ आखिरी वाला है। मालकिन को गार्डन बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने वो कमरा बनवाया था। ये कहते हुए वो उसे उस कमरे के सामने ले आए। उन्होंने अपने कुर्ते के जेब से चाबी निकाली और उस कमरे का दरवाज़ा खोला दिया। कुमुद अंदर गई और देखा तो सामने सफ़ेद नेट से ढका हुआ बेड था। एक टेबल चेयर रखा था और बिस्तर की सामने वाली दीवारों पर बहुत सी तस्वीर थे, जो उसके बचपन के थे, कुछ उसके माँ पापा के शादी के भी थे। उसने खिड़की खोली तो देखा बाहर गार्डन था, लकड़ी और तार के एक घेरा बना था। उसके बाद जंगल था। कुमुद ने कहा, चाचा हम इसी कमरे में रहेंगे, आप मेरा सामान यहीं रखवा दे। उसके ये कहने पर वो मुस्कुरा के बोले, ठीक है बिटिया। ये कहकर वो बाहर आए तो निधि अंदर कमरे में आई। उसने कहा, वाह कुमू यार, मतलब तेरे माँ पापा ने कितना खूबसूरत घर बनवाया था तेरे लिए। हाय ये तो किसी जन्नत की तरह है। ये कहते हुए वो बिस्तर पे पसर गई तो कुमुद ने कहा, मैडम खबरदार जो दोबारा सोने की बात सोचा तो। 11:30 बज रहे हैं, जल्दी जाओ नहा के रेडी हो, और उसके बाद हमें सेमिनार के लिए निकलना है। 2 बजे से है, जितनी जल्दी हो रेडी हो जाओ। ये कहते हुए वो बाहर आई तो देखा कायनात निधि के रूम में उसका सामान रख के कुमुद का सामान उसके कमरे में लेकर आ रही थी। उसने कहा, कायनात एक गाड़ी मिल सकती है क्या? हमें जम्मू यूनिवर्सिटी जाना है, अगर हो सके तो देख लो। उसकी बात पर कायनात ने कहा, हाँ छोटी मालकिन मैं देखती हूँ, दादा हुजूर से कहते हैं हम। कुमुद ने कहा, इसे मुझे दो, और हाँ हमें छोटी मालकिन मत बुलाओ। दीदी कहा करो अच्छा लगेगा, और हाँ नाश्ता थोड़ा जल्दी कर सकते हो क्या, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। ये बोलकर वो अपना सामान लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निधि कमरे से निकलते हुए बोली, चल मैं नहाने जा रही हूँ, तू भी रेडी हो। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई और कुमुद अपना सामान लेकर आए और उसे बिस्तर पर रख के बैग खोल के सामान निकालने लगी। उसने एक हल्के पीले रंग की शिफॉन की प्लेन साड़ी निकली और सारा सामान लेकर वो बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर में वो नहा के शीशे के सामने खड़ी गिले बालों को कंघी कर रही थी। उसने बालों को सुलझा के माथे पर बिंदी लगाए, आंखों में हल्का काजल और हाथों में 2-4 चूड़ियां पहनकर उसने दूसरे हाथ में घड़ी पहनी। उसने ओवरकोट लिया और शॉल को साथ ले जाने वाले बैग में डाल लिया। सारा डॉक्यूमेंट और एड कार्ड उसने लिया, अंदर बैग में रखा और सब लेकर बाहर आई तो निधि भी अपना छोटा सा बैग लेकर बाहर आ रही थी। चाचा ने कहा, बिटिया गाड़ी के लिए कहा है, कुछ देर में आ जाएगी, आओ नाश्ता लगा दिया है कायनात ने, कर लो। उनके कहने पर वो दोनों खाने की मेज़ के पास चले गए। वहाँ कुर्सी खींच के बैठे तो कायनात ने कहा, वैसे बाजी आप वहाँ क्यों जा रही है, कोई काम है? कुमुद ने कहा, हाँ कायनात, वो एक सेमिनार है डॉक्टर मयूरी का, तो उसी लिए आए हैं, वही जा रहे हैं। इस पर चाचा बोले, तो आप क्या करती है? जी डॉक्टर हूँ, दिल्ली में। ये कहते हुए वो चाय ब्रेड खाने लगी। चाचा ने कहा, अपनी माँ की तरह? निधि ने कहा, नहीं काका, उनसे हट के, वो तो यूनिफॉर्म वाली थी, हम बस नॉर्मल वाले हैं, पर डॉक्टर है सरकारी। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। तभी बाहर से गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। चाचा ने कहा, लगता है रहमत आ गया है, जा कायनात बोल दे, रुके बिटिया नाश्ता करके आ रही है। कायनात जाने को हुई तो कुमुद उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं कायनात रुको, हमारा हो गया है, हम निकलते हैं, चाचा रात में आएंगे, चलो निधि। ये बोलकर वो अपना कोट पहनी और बैग लेकर बाहर आ गई। वो जब बाहर आई तो देखा 20 साल का लड़का था और गाड़ी साफ कर रहा था। उसे देखकर वो मुस्कुरा के बोला, सलाम बीबी जी, आपको ही ले जाना है? कुमुद ने कहा, जी हाँ, हम दोनों को चले। उसने हाँ कहते हुए दरवाज़ा खोला तो वो दोनों बैठ गई। चाचा और कायनात दोनों ही दरवाजे पर खड़े थे। वो बैठी तो चाचा ने कहा, रहमत आराम से ले जाना और ध्यान रखना। जी दादा हुजूर आप चिंता ना करें। ये कहते हुए वो बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। कुमुद दोनों ही फाइल खोल के उसे पढ़े जा रही थी। 1.5 घंटे के अंदर दोनों को रहमत लेकर यूनिवर्सिटी के सामने था। वहाँ आर्मी लगी हुई थी, बहुत अच्छी चेकिंग चल रही थी। कुमुद ने अपना एड कार्ड पहना और निधि ने अपना।
वो दोनों अंदर जाने से पहले बोली, आप चाहो तो जा सकते हो, शाम को 5 बजे लेने आ जाना। ओके। ना जी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं गया तो दादा हुजूर बहुत मारेंगे। आप जाए मैम साहब, हम यही है। ये कहते हुए वो गाड़ी में वापस बैठ गया। कुमुद मुस्कुरा के गेट की तरफ बढ़ गई। वो दोनों अंदर इंटर करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट चेक कराए और उसके बाद उनकी चेकिंग हुई, फिर वो दोनों अंदर गए। एक बड़े से हॉल में सेमिनार था। वो दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ देर में डॉक्टर मयूरी आई, उन्होंने सबको गुड आफ्टरनून कहा और सेमिनार शुरू हुआ। निधि उन्हें देखकर बोली, यार तस्वीर से ज़्यादा अच्छी तो ये सामने से देखने में लगती है, क्या बंदी है, मस्त है। उसके कहने पर कुमुद ने कहा, तू चुप बैठेगी, मैं लिख रही हूँ। उसके ये कहने पर वो चुप बैठ गई और कुमुद एक पेपर पेन लिए लिखे जा रही थी। डॉक्टर मयूरी से कोई कुछ सवाल करता तो वो बहुत ही प्यार से उनका जवाब देती थी। कुछ सवाल कुमुद ने भी किया जिसका जवाब उन्होंने बहुत प्यार से दिया। ऐसे ही शाम के 5 बज गए। आज का सेमिनार खत्म हो गया था। निधि ने बाहर निकलते हुए कहा, यार क्या बोलती है, मजा आ गया उनके पॉइंट्स और जवाब सुनकर। ये कहते हुए वो एक लड़के से टकरा गई। उसे देखा तो वो आर्मी ऑफिसर था। निधि ने कहा, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता है क्या, ठीक से चला नहीं जा रहा है। ये कहते हुए वो उसे घूरे जा रही थी। उस लड़के ने निधि को देखकर कहा, देखे मिस, आपका ध्यान नहीं था रास्ते पर, मैं तो देख के ही चल रहा था, बस आप ही बिना देखे बात करे चली जा रही थी, फिर भी सॉरी। ओ मिस्टर, क्या सॉरी, एहसान कर रहे हो, गलती तुम्हारी है और सॉरी ऐसे बोल रहे हो जैसे सारी गलती मेरी है। उसकी बात पर वो लड़का बोला, आपकी फालतू बात के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। निधि मुंह खोले गुस्से में उसे देखकर बोली, मुंह तोड़ दूंगी मैं इस पागल ऑफिसर की, मुझे इग्नोर किया, डॉक्टर निधि शर्मा को, देख लूंगी इसे मैं। कुमुद उसका हाथ पकड़ के बोली, वैसे गलती तो आपकी ही थी मोहतरमा, आप ही बहुत उत्सुकता में थी और ध्यान मजिल पर नहीं था जो ये हुआ। फिर भी उसने सॉरी कहा, इसलिए अब आप चले, रहमत हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये कहते हुए वो बाहर आ गई। दोनों बाहर आए, देखा तो रहमत वही खड़ा था। वो दोनों आए और गाड़ी में बैठ गई। रहमत उन्हें घर लेकर निकल गया। निधि तो कुमुद के कंधे पर सर रख के लेटी हुई थी। कुमुद बाहर देखे जा रही थी। कुछ देर में दोनों ही घर के सामने थे। रहमत उन्हें छोड़ के जाने लगा तो कुमुद ने कहा, रहमत कहाँ जा रहे हो? जी घर जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। उसके ये कहने पर वो बोली, खाना खाया था दोपहर में? उसके हाय पूछने पर वो बोला, नहीं वहाँ कुछ था नहीं, जाकर खा लूँगा। उसकी बात पर वो बोली, आओ अंदर चलो, साथ में खा लो फिर चले जाना। उसके कहने पर निधि बोली, आजा भाई, ये ममता की देवी है, आजा। ये बोलकर वो उसे अंदर ले आए। कायनात ने जब रहमत को देखा तो बोली, अरे बाजी, इस पागल को यहाँ क्यों ले आए आप? उसके ये कहने पर रहमत ने कहा, क्या कहा मुझे? दादा हुजूर से बोलूँ मैं कि तूने मुझे पागल कहा है? उसने मुंह बना के कहा, जा बोल दे, और वैसे भी पागल को पागल ही कहते हैं। बाजी आप जल्दी से आओ, खाना लगा देती हूँ। उसके ये कहने पर रहमत ने कहा, कुमुद बाजी, अगर इसने खाना बनाया होगा तो रहने दो खाने को, क्योंकि बहुत बेकार खाना बनाती है। मैं तो कहता हूँ बाहर से कुछ मंगवा लो, पर इसके हाथ से बने खाने को तौबा कर लो। उसकी बात पर कायनात उसके पास आए और उसके पीठ पे एक मुक्का जड़ते हुए बोली, खबरदार, जो हमारे खाने को कुछ कहा तुमने, मुंह तोड़ देंगे, समझे? दादा हुजूर, देखे कायनात ने हमें मारा, वो भी अपने होने वाले शौहर को मारा। कैसी बेहुदा लड़की है, हम नहीं कर रहे इससे निकाह। उसकी बात पर कुमुद और निधि दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चाचा आते हुए बोले, क्यों री कायनात, क्यों मारी उसे? अरे ये तेरा होने वाला शौहर है, ऐसे मारेगी उसे? यही सब सिखाया है मैंने तुझे? उनके ये कहने पर कायनात ने कहा, तो कह दे अपने लाडले से कि मेरे खाने के बारे में कुछ ना कहा करे, खुद तो बना नहीं पाता, आया बड़ा मुझे कहने वाला, बंदर कहीं का। निधि बोली, ये सही था, अगर वो बंदर तो तुम भी तो बंदरिया हुई ना कायनात। ये बोलकर वो हंस दी तो उसके साथ रहमत भी हंस दिया। कायनात ने कहा, क्या बाजी आप भी? अरे मेरी जान, मजाक कर रहे हैं, चलो अब गुस्सा छोड़ो और लड़ाई छोड़ो, चलो जाकर खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ चली गई। कुमुद भी कमरे में चली आई। उसने खिड़की खोल दी और वहां खड़ी होकर जंगल की तरफ देखने लगी। जंगल में बहुत अंधेरा था, लेकिन पर ना जाने क्यों हर बार उसकी नज़र वहां चली जाती थी। वो वहां से हटके कपड़े चेंज करके हॉल में आई तो देखा सब उसका इंतजार कर रहे थे। सब ने साथ बैठकर खाना खाया और चाचा रहमत के साथ घर चले। वो अक्सर यही करते थे। वो सुबह से शाम तक रहते यहाँ पर और रात में यहाँ से कायनात को लेकर घर चले जाते। उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ दूर पर ही था। कायनात आज यहाँ रुकी थी क्योंकि निधि और कुमुद दोनों ही थे यहाँ पर। निधि और कुमुद दोनों ही बाहर लॉन में बैठे हुए थे। तभी कायनात उन दोनों के लिए कहवा ले आए। उसने एक एक कप दोनों को देते हुए कहा, दीदी ये पियो, ये हमारे जम्मू का सबसे पसंदीदा पीने वाली चीज़ है। जैसे आपकी चाय होती है वैसे हमारे कहवा होती है, पी के बताओ कैसी बनी है।
ये कहते हुए वो घास में बैठने लगी तो निधि ने कहा, अरे वहाँ मत बैठो, वो बहुत ठंडा है, तबीयत खराब हो जाएगी, ऊपर बैठो। ये कहते हुए उसने कहवा पिया और उससे बोली, वाह कायनात, ये तो सच में बहुत अच्छा है, अब ना तुम हमें यही देना। ये कहते हुए वो कहवा पीने लगी। कुमुद ने उससे कहा, कायनात आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों, अभी तो पढ़ाई करना चाहिए आपको। उसकी इस बात पर वो बोली, दीदी 12 किया है, उसके बाद दादा हुजूर चाहते थे, पर यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं है। अभी जो खामोशी और सुकून आपको दिख रहा है ये कभी भी शोर में और चीखों में बदल जाया करती है, और वैसे भी दादा हुजूर के अलावा कोई है नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि हम उनके रहते हुए ही निकाह कर ले। वैसे भी रहमत ने कहा वो हमें आगे पने देंगे, अब देखे कि मस्त कैसी होती है। उसके इस जवाब पर वो बोली, और तुम्हारे माँ बाबा वो कहाँ है। उसके इस सवाल पर वो बोली, उनका तो इंतकाल मैं जब छोटी थी तभी हो गया था, एक आतंकवादी हमले में, तब से दादा हुजूर और रहमत के घर वाले ही मेरा परिवार है। ये कहते हुए वो उदास हो गई थी। कुमुद उसके चेहरे को देखे जा रही थी। कितना मासूम था उसका चेहरा, अभी बचपन जैसे गया ही नहीं था उसके चेहरे से। कुछ देर बात करने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। कुमुद खड़ी ना जाने क्यों जंगल की तरफ देखे जा रही थी। वो खिड़की बंद करके आई और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर में उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा 5 बज रहे थे। वो बाहर आई तो देखा कायनात नमाज़ा अदा कर रही थी। बहुत प्यारी लग रही थी वो। कुमुद वापस से अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर बैठकर जो कल लिखा था उसे देखने लगी। उसने कुछ देर बाद उठकर नहाया और रेडी होकर बाहर आई तो देखा निधि अभी तक नहीं उठी थी। उठती भी क्यों, आखिर अभी सूरज जी भी कहाँ निकले थे। पर कुमुद को ना जाने क्या हुआ, उसने कायनात से कहा, कायनात हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आप निधि को बता देना। कायनात के कहा, ज़्यादा दूर मत जाना बाजी, इधर ही रहना, और हाँ जंगल में मत जाना, जंगली जानवर हो सकते हैं। ये कहते हुए वो घर की सफाई कर रही थी। कुमुद अपनी शॉल ओढ़े निकल गई। वो लॉन में घूमते हुए पीछे की तरफ आई। उसने बहुत ध्यान से जंगल की तरफ देख। इस वक्त सूरज अपनी रोशनी थोड़ा बिखेर चुका था पर उतनी नहीं। वो उन तारों के पास आए और उधर देखने लगी। उसने देखा उधर बांस से बने दीवार से लग के एक खरगोश दुबका बैठा था। कुमुद ने देखा वहीं पर बांस का दरवाज़ा है जो अंदर से बंद था। उसने उसे खोला और उस तरफ चली गई। उसने खरगोश को उठाया और बहुत प्यार से सहलाते हुए कहा, तो नन्हे खरगोश क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम अपने परिवार से बिछड़ गए हो, तुम उधर से आए हो। ये कहते हुए वो जंगल की तरफ देखने लगी। वो उससे बोली, आओ चलो तुम्हें छोड़ के आते हैं। ये बोलकर उसने उसे अपनी गर्म शॉल में दुबका लिया और वो भी गर्माहट पाकर उसमें दुबक गया था। कुमुद उसे लेकर आगे बढ़ गई। वो जंगल के अंदर आई तो देखा वहाँ बड़े बड़े चिड़ के पेड़ थे और जंगल घना था, पर चलने के लिए रास्ता था। वो अंदर जाते हुए चारों तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसने खरगोश की पीठ को सहलाते हुए कहा, आप तो बहुत खूबसूरत जगह पर रहते हो नन्हे खरगोश, पर आपके माँ बाबा कहाँ है। उसने ये कहा ही था कि खरगोश को ना जाने क्या हुआ, वो लपक के नीचे कूदा और आगे बढ़ने लगा। पर ना जाने क्यों रुका और पीछे एक बार कुमुद को देखा जैसे बाय बोल रहा हो। कुमुद ने मुस्कुरा के कहा, बाय नन्हे दोस्त। ये बोलकर वो उसे हाथ हिलाई तो वो भाग गया। कुमुद खड़ी उसे गुम होता हुआ देख रही थी। वो आगे जाकर किसी झाड़ी में चला गया। वो पीछे मुड़ी और वापस जाने लगी, पर उसे लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने रुक के इधर उधर देखा और एक जगह उसे पत्तियों के चरमराहट की आवाज़ आई तो वो उस तरफ बढ़ी, पर तभी उसे आवाज़ सुनाई थी, कुमुद बाजी कहाँ हो। उसने ये आवाज़ सुना तो शॉल संभालते हुए वो बाहर के रास्ते की तरफ भागी। इधर पेड़ के पीछे छुपा एक साया अपनी नीली आंखें लिए उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों में क्या था ये बता पाना मुश्किल था। वो उसे भाग के जाते हुए देख रहा था। जब वो उसके आंखों से ओझल हो गई तो वो जंगल के अंदर की तरफ चला गया। कौन है वो जो कुमुद पर नजर रखे हुए है? क्या कुमुद किसी मुसीबत में फंसने वाली है? आखिर क्या होने वाला कुमुद के साथ जानने के लिए पढ़ते रहे कुमुद, प्रेम एक आतंकवादी की। क्रमशः प्रीति तिवारी, प्रीति, डॉलर डॉलर डॉलर। उधर कुमुद जंगल से बाहर आ रही थी तो रास्ते में ही कायनात मिल गई। उसने उसे देखकर कहा, बाजी कहाँ यहाँ चली आए आप, मना किया था ना कि जंगल की तरफ मत जाना, अभी कुछ हो जाता तो। उसकी बात पर वो बोली, अरे कायनात कुछ नहीं हुआ हमें, और हम यहाँ खुद से नहीं आए, वो एक छोटा सा खरगोश आ गया था तो बस उसे छोड़ने आए थे, चलो अब। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगी और कायनात उसके पीछे। दोनों वापस से गार्डन के अंदर आए, दरवाजे को वापस बंद करके घर के अंदर की तरफ चल दिए। कुमुद अंदर आकर बोली, कायनात आज का नाश्ता हम खुद बनाएंगे, तुम एक काम करो आलू उबाल लो, हम बस आ गए। ये बोलकर वो कमरे में गई और अपनी शॉल उतार के रख दी। उसने स्वेटर पहना और बालों को बांध के वो किचन में आ गई। कायनात ने आलू उबलने के लिए रख दिया था। तब तक कुमुद ने सब्जी बनाया और कायनात ने आलू उबाल के छिल लिया। उसके बाद कुमुद ने आटा गूंथ लिया। फिर दोनों ने मिल के आलू के पराठे बना लिए। चाचा भी आ गए थे। रहमत भी उनके साथ आ गया था।
कुमुद निधि के कमरे में गई, देखा वो अभी तक सो रही थी। उसने कहा, निधि उठो, चलो जल्दी करो, 10 बज गया है, जल्दी करो। ये कहते हुए उसने सारे पर्दे हटा दिए जिससे सूरज की रोशनी निधि के चेहरे पर पड़ी। वो कसमसा के अपना मुंह तकिए पर रखते हुए बोली, बहुत गंदी हो तुम कुमु, सारे सपने की बैंड बजा देती हो। कुमुद ने उसके मुंह से तकिया हटाते हुए कहा, चलो बाकी का सपना बाद में देख लेना, अभी रेडी हो, नाश्ता करने आओ, आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है, सर को फ़ोन करना है और तुम्हें भी तो अपने बाबा को फ़ोन करना है। ये कहते हुए वो उसे पकड़ के बैठा दी और बाहर जाते हुए बोली, नहा के आओ जल्दी, आलू के पराठे बनाए हैं। ये सुनते ही निधि तो जैसे जाग गई थी। वो बिस्तर से कूदते हुए बोली, बस 10 मिनट दे, मैं आ गई। ये कहकर वो जल्दी से अलमारी से कप ले ली और बाथरूम में घुस गई। कुमुद हॉल में आई तो देखा रहमत बैठा था। उसने उसे सलाम किया तो कुमुद ने कहा, रहमत आज जल्दी निकलना है, हमें दिल्ली फ़ोन करना है, तुम हमें फ़ोन बूथ पर ले चलना आज। रहमत ने कहा, जी मैम साहब, तुम मुझे दीदी कह सकते हो। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। रहमत मुस्कुरा दिया। कुछ देर में निधि रेडी होकर आए। कुमुद ने रहमत को भी नाश्ता करने को कहा तो वो बोला कि वो करके आया है। निधि और कुमुद जाकर नाश्ता करके कमरे में गए, अपना सामान लेकर बाहर आए। दोनों चाचा और कायनात को बाय कह के गाड़ी में बैठ गए। रहमत उन्हें लेकर एक मार्केट में आया जहां पर फ़ोन बूथ था। कुमुद फ़ोन बूथ के अंदर गई तो वहां पहले से काफ़ी लोग थे। कुमुद ने कहा, दिल्ली फ़ोन करना है, 3 कॉल है। वो ये कहकर उस फ़ोन बूथ वाले को देखने लगी तो वो बोला, मैडम टाइम लगेगा, आप बैठ जाओ। कुमुद बैठ गई। निधि उसके बगल में बैठी थी। 2 लोगों के बाद उनका नंबर था। वो वेट करने लगे। वहाँ लोग आए जा रहे थे। कुछ देर में उनका नंबर आया। कुमुद ने पहले हॉस्पिटल फ़ोन लगाया डीन को। उन्होंने जब फ़ोन उठाया तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर, डॉक्टर कुमुद चौहान बोल रही हूँ। उधर से डीन साहब ने कहा, हेलो डॉक्टर, कैसी हो, आप दोनों आराम से पहुंच गए थे ना? जी सर, हम दोनों ठीक से पहुंच गए हैं, सॉरी कल आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए, और सेमिनार काफ़ी अच्छा है। उसके ये कहने पर डीन साहब ने कुछ देर बात किया और उन्हें 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी थी। ये बात बता के उन्होंने उसके बाद फ़ोन रख दिया। कुमुद ने उसके बाद मदर एना को कॉल किया और उन्हें सब बता के फ़ोन रख दिया। उसके बाद निधि ने अपने बाबा को कॉल किया और उनसे बात कर पैसे देकर वो दोनों गाड़ी के पास आ गए, लेकिन कोई था जिसकी नीली आंखें सिर्फ कुमुद को देख रही थी। कुमुद वहां से गाड़ी में बैठकर सेमिना के लिए निकल गई थी और वो नीली आंखें उसे देखे जा रही थी। उसके जाने के बाद वो साया अंदर आया और किसी को फ़ोन करके बात करने लगा। शाम को जब वो दोनों वापस आए तो रहमत चाचा को लेकर निकल गया क्योंकि आज बर्फ़ गिरने लगी थी। अगर देर करते तो शायद वो लोग नहीं जा पाते। अब घर में सिर्फ कायनात, कुमुद और निधि थी। तीनों हाल में बैठकर कहवा पीते हुए बातें कर रही थी। कायनात उन्हें अपने बारे में बता रही थी और निधि अपने बारे में, क्योंकि कुमुद के बारे में उन्हें पता था और जितना पता था उससे ज़्यादा कुमुद किसी को नहीं बताती थी खुद के बारे में। कुछ देर बाद सब अपने कमरे में थे। कुमुद वापस से खिड़की के पास खड़ी थी। बर्फ़ गिरे जा रही थी। वो खड़ी सामने जंगल की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसे लगा शायद कोई साया था वहाँ पर। उसने गौर से देखा पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था। कुमुद देखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसे लगा शायद कोई जानवर होगा। वो खिड़की बंद करके शॉल को उतार के बिस्तर पर रख दी और बिस्तर पर आकर लेट गई। पर एक साया जंगल में खड़ा अपनी नीली आंखों से कुमुद को देखे जा रहा था। जब वो खिड़की से हट के चली गई तो वो भी जंगल के अंदर चला गया था। आज सुबह कुमुद वापस से जल्दी उठ गई थी। वो नहा के बाहर आए और शॉल को ओढ़ के लॉन में टहलने लगी। आज बर्फ़ पड़ी हुई थी। कायनात ने उसे चाय देते हुए कहा, बाजी आपके लिए, वैसे कैसा लगा आपको ये बर्फ़? कुमुद ने दोनों हाथों में चाय का हाथ पकड़ते हुए कहा, काफ़ी खूबसूरत है। अच्छा आप चाय के साथ इसका मजा ले, मैं तब तक नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। कुमुद चाय पीते हुए इधर उधर देखे जा रही थी। उसने चाय पी के कप वहीं रखी टेबल पर रखा और पीछे वाले गार्डन की तरफ आ गई। ना जाने क्या हुआ, वो दरवाज़ा खोल के जंगल की तरफ चल दी। उसने अपनी शॉल कंधे पर सलीके से रखा और आगे बढ़ गई। वो जगन देखते हुए आगे बढ़े जा रही थी। उसे ये शांति काफ़ी भा रही थी। जगह जगह बर्फ़ गिरी हुई थी। वो घूमते हुए आज काफ़ी अंदर चली गई थी। उसने देखा सामने एक बहुत बड़ी झील थी। वो उस तरफ बढ़ गई। वहाँ खड़ी होकर वो झील को देख रही थी, जिसका पानी कुछ जमा हुआ था। वो उस तरफ देख ही रही थी। झील के उस तरफ काफ़ी खरगोश और हिरन टहल रहे थे, बहुत सारे। वो ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, पर कोई था जो उसकी इस मुस्कान में खो रहा था। वो ये सब देखने में बिजी थी कि तभी उसे कुछ आवाज़ आई। बड़ी धीरे कदमों के साथ जब वो झाड़ियों के पास गई और उसने झाड़ी को हल्के से हटा के देखा तो कुछ लोग बंदूक लिए हुए थे और बातें किए जा रहे थे। वो कोई कैंप जैसा लग रहा था, जहाँ कुछ लोग आग जला के बैठे थे तो कुछ लोग बाकी काम कर रहे थे। तभी जो आग जला के बैठे हुए थे उन्होंने बात किया कि आज वो यूनिवर्सिटी में धमाका करने वाले थे।
ये सुनकर वो घबरा गई और उसका पैर फिसला और वो गिरने को हुई तो उसने एक पेड़ को पकड़ लिया। पर उन सब ने आवाज़ सुन लिया था। वो सब उठे और झाड़ी की तरफ आने लगे। कुमुद पेड़ पकड़ के वहां से जाने लगी, लेकिन वो सब झाड़ी तक आ गए थे। कुमुद घबरा गई थी। वो लोग जैसे झाड़ी से इधर आए वैसे ही सामने एक आदमी खड़ा था। काली शॉल ओढ़े, मुंह पर नकाब था, बस उसकी नीली आंखें ही दिखाई दे रही थी। उन सब ने उसे देखा तो सर झुका के सलाम किया और कहा, कमांडर साहब आप यहाँ थे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसने कहा, हाँ क्यों, कोई और होना चाहिए था इस जगन में। उसमें से एक ने कहा, नहीं कमांडर साहब, वो हमें कोई आवाज़ सुनाई दी थी, आइए चले। वो सब वापस से कैंप की तरफ जाने लगे तो उसने कहा, तुम सब चलो, मैं अपनी बंदूक लेके आता हूँ। भूल गया उसे झील के पास। उसकी बात सुनकर वो सब चले गए। उनके जाने के बाद वो पीछे मुड़ा, अपनी बंदूक झील से लिया और एक पेड़ के पास गया। उसने हाथ बढ़ा के कुमुद को अपनी तरफ खींचा और अपनी नीली आंखों से उसकी काली कजरारी काली आंखों में देखने लगा। कुमुद उसे घबराई हुई नजरों से देखे जा रही थी। डर से उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। उस लड़के ने उससे कहा, क्या कर रही हो यहाँ पर? कुमुद ने घबराते हुए कहा, वो माँ, मैं घूमने, ये घूमने की जगह है, जंगल घूमने की चीज़ है। उसकी बात पर कुमुद ने घबरा के नामे सर हिला दिया तो उसने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना। पहली गलती है इसलिए बख्श रहा हूँ, अगर यहाँ के बारे में या कोई भी बात यहाँ की किसी तक गई तो तुम बचने नहीं वाली, समझी ना? ये सुनते ही कुमुद हाँ में सर हिला के अपने पैर पीछे लेने लगी। उसने कहा, जाओ यहाँ से। उसके ये कहने पर कुमुद पीछे पलटी और भागने लगी। उसने वैसे भागते हुए पीछे मुड़ के देखा तो वो नीली आंखों वाला लड़का उसे देखे जा रहा था। जब कुमुद उसके आंखों से ओझल हो गई तो उसने खुद से कहा, डॉक्टर कुमुद चौहान। ये कहकर शायद वो मुस्कुरा दिया था क्योंकि उसकी आंखों का एक्सप्रेशन चेंज था। वो वापस से कैंप की तरफ चला गया। इधर कुमुद सीधे बाहर आकर रुकी और जल्दी से गार्डन में आकर उसने गेट बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेने गई। उसकी आंखों के सामने वो नकाबपोश और उसकी दो नीली आंखें थीं और कानों में उन लोगों की बातें। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। क्या कुमुद होने वाले हमले के बारे में किसी को बताएगी? क्यों उस कमांडर ने उसकी जान बचाई? आखिर कुमुद की किस्मत उसे कहाँ ले जा रही थी? जानने के लिए पढ़ते रहे कुमुद, प्रेम एक आतंकवादी की। क्रमशः प्रीति तिवारी। प्रीति डॉलर डॉलर डॉलर। कुमुद अपने ही सोच में डूबी हुई थी कि उसके कानों में कायनात की आवाज़ गई। उसने देखा तो कायनात उसे आवाज़ देते हुए उधर आ रही थी। उसने जल्दी से अपने चेहरे से पसीने को साफ किया। आंखों में डर से आ गए कुछ आंसुओं को साफ कर वो खुद को रिलैक्स करके उस तरफ मुंह करके बोली, हाँ कायनात, हम इधर है। ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ गई। कायनात उसे देखकर बोली, शुक्र है बाजी आज आप जंगल नहीं गई, चले नाश्ता करे। ये बोलकर वो आगे आगे चलने लगी और कुमुद उसके पीछे। वो पीछे मुड़ के एक बार जंगल की तरफ देखी और फिर वापस उसके साथ घर के अंदर चली गई। वो दोनों घर के अंदर आए और देखा तो निधि रेडी होकर बैठी थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, कहाँ थी आप? ये कहते हुए उसने पेपर फोल्ड करके रख दिया और खड़ी हो गई। कुमुद ने कहा, बस पीछे वाले गार्डन में थी, आओ चलो नाश्ता करते हैं। ये बोलकर वो मेज़ के पास आए और नाश्ता करने लगी। निधि नाश्ता करके कमरे में गई और अपना सामान लेकर बाहर आए। कुमुद अभी तक कमरे में सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये खबर कैसे दे पुलिस को। उसने अपना बैग लिया और उसे लेकर बाहर आए। निधि ने कहा, चलो आज सेमिनार खत्म है और कल हम आराम से उठेंगे और घूमने चलेंगे। ये कहते हुए वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। पर यहाँ तो कुमुद जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो गाड़ी में बैठी तो रहमत ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। पूरे रास्ते सिर्फ कुमुद ये सोच रही थी आखिर ये हमला कैसे रुका जाए। वो अपना दिमाग चला रही थी। तभी उसे समझ आया उसे क्या करना है। गाड़ी आकर रुकी तो निधि बाहर निकली। कुमुद ने एक पेपर लिया जल्दी से और उसमें कुछ लिख के उसे फोल्ड करके अच्छे से हाथ में ले लिया। उसने नज़र घुमाया और उसकी नज़र उस ऑफिसर पर रुकी जिससे वो पहले दिन टकराई थी। वो दोनों अंदर गए और गलती से टकराते हुए उसने ऑफिसर के जेब में उसे डाल दिया। वो संभलते हुए उससे बोली, सॉरी ऑफिसर, वो गलती से, सॉरी। ये बोलकर वो आगे बढ़ी तो निधि ने कहा, इसको हमसे टकराने के अलावा कोई कम नहीं है क्या? ये कहते हुए वो चली जा रही थी। वो लड़का उसे मुंह बना के देखे जा रहा था। उसने उसे देखकर कहा, मन तो करता है इस लड़की के दांत तोड़ दूं। ये कहते हुए उसने वॉकी टॉकी निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसके जेब से पेपर गिर गया। किसी ने उससे कहा, ऑफिसर आपकी जेब से कुछ गिरा। उसने देखा तो एक कागज़ था। उसे उठाकर खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़ के वो हैरान हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ा वॉकी टॉकी मुंह के पास ले गया और कहा, पूरी यूनिवर्सिटी खाली कराओ जल्दी, यहाँ बम है। कह दो आज सेमिनार कैंसिल हो गया है, किसी को बम के बारे में मत बताना। ये बोलकर वो जल्दी से बाकी ऑफिसर्स के साथ डॉक्टर मयूरी के रूम में गया। वो उन सबको देख के बोली, ऑफिसर्स आप यहाँ पर इस वक्त?
उस लड़के ने कहा, सॉरी मैम, लेकिन आपको आज का सेमिनार कैंसिल करना होगा, यहाँ पर बॉम्ब प्लान किया गया है, इसलिए आपको जल्दी से निकलना होगा। ये बोलकर वो उसे सुरक्षित वहाँ से बाहर ले जाने लगे। इधर हॉल में आकर एक आदमी ने कहा, सॉरी पर आज का सेमिनार अचानक से कैंसिल किया जाता है क्योंकि डॉक्टर मयूरी की तबीयत काफ़ी खराब है, आप सब जा सकते हैं, ये सेमिनार आज खत्म होता है। ये बोलकर वो चला गया। तभी ऑफिसर्स आ गए और उन्हें दूसरे गेट से बाहर की तरफ निकालने लगे। ये देखकर कुमुद ने अपने गले में पहने माता के लॉकेट को पकड़ के आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। निधि भी उसके साथ बाहर आ गई। वो लोग जब गाड़ी के पास आए तो रहमत ने कहा, क्या हुआ कुमुद बाजी, आज जल्दी खत्म हो गया सेमिनार। निधि ने अंदर बैठते हुए कहा, कहाँ रहमत, वो तो आज सेमिनार कैंसिल हो गया, इसलिए बस, अच्छा चलो चलते हैं घर, उसके बाद कायनात को लेकर कहीं घूमने चलते हैं। ये कहकर वो बैठ गई और कुमुद सबको बाहर आते देख मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। उसके बाद रहमत उन्हें लेकर घर के लिए निकल गया। इधर एक जोड़ी आंखें उसे जाते हुए गुस्से में देख रही थी। उस शख्स ने पेड़ पर गुस्से में मुक्का मारा और वहां से चला गया। वो लोग घर आए और कायनात को साथ लेकर घूमने के लिए निकल गए। रहमत उन्हें बहुत अच्छी मार्केट लाया था। वहां उन लोगों ने कुछ शॉपिंग की और कुछ फोटोज खिंचे। उसके बाद एक जगह खाना खाया। शाम को सब घर आए। रहमत चाचा को लेकर घर चला गया। आज तीनों साथ में किचन में थे। निधि गाना लगा के उन सब के साथ काम करवा रही थी। तीनों खुशी से खाना बना रहे थे। खाना बना के तीनों आकर बाहर बैठकर साथ खाना खाया और उसके बाद बातें करने लगे। कुछ देर सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। कुमुद वापस से खिड़की के सामने खड़ी थी। वो आज सुबह जो हुआ उसके बारे में सोचे जा रही थी। उसने आंखें बंद की तो उसकी बंद आंखों के सामने वो नीली आंखें आ गई। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और एक लंबी सांस लेकर वो बोली, मैं क्यों उसके बारे में सोचे जा रही हूँ। ये कहकर वो खिड़की बिना बंद किए बिना ही बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो टॉवल से मुंह साफ करते हुए बाहर आई तो देखा लाइट बंद थी। उसे लगा शायद लाइट चली गई थी। चिमनी में जल रही आग से रोशनी थी। वो टॉवल कुर्सी पर डाल के मुड़ी तो उसके सामने एक साया खड़ा था, जिसे देखकर वो घबरा गई। वो कुछ बोलने को हुई तो उसने आगे बढ़ के उसका मुंह बंद करके चिमनी के बगल के दीवार से लगा दिया। कुमुद ने जब उसकी आंखें देखी तो वो उन नीली आंखों को पहचान गई। उस नकाबपोश को देखकर वो घबरा गई और डर से आंखें फैल गई। उस नकाबपोश वाले लड़के ने कहा, खुशी तो होगी आज आपको कि आपने कितनों की जान बचा ली, लेकिन मोहतरमा ये मत सोचे ये हर बार आप करेंगी, क्योंकि हर बार आप नहीं होंगी इन सब को बचाने के लिए, लेकिन मैं चाहूँ तो जिस जान को आज सुबह में बख्शा था उसे ले लूँ। ये कहते हुए वो उसकी आंखों में देखे जा रहा था, जिसमें डर, घबराहट वो देख रहा था। कुमुद ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाने की कोशिश करी तो उसने हाथ हटा दिया। कुमुद ने कहा, मैं हूँ या नहीं, लेकिन मारना और बचाना दोनों ही उस ऊपर वाले की रहमत होती है। मैं ना सही पर कोई और होता जो उन्हें बचाता, लेकिन आज आपके हाथों उनका खून नहीं लिखा था। और एक बात, अगर मरना होता तो सुबह ही मर चुकी होती, लेकिन मरना मेरा अभी नहीं लिखा शायद। और डराने की बात, आप हमें छोड़ो दे, आप जैसे आतंकवादी से मैं नहीं डरती, अब निकले मेरे घर से। ये कहते हुए उसने उस शख्स को धक्का मारा तो वो दूर हो गया उससे। उसने उसकी तरफ देखा और गन निकाल के उसके सामने कर दिया, जिससे कुमुद घबरा के दरवाजे की तरफ भागी तो उस शख्स ने उसकी कमर को पीछे से पकड़ के उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली और उसके सर पर बंदूक लगा के बोला, डरना सेहत के लिए अच्छा होता है, और हाँ मत भूलो इस घर में आप अकेली नहीं, दो और भी है, और आपकी एक आवाज़ उनकी जान उनके जिस्म से अलग कर सकती है। मेरे आदमी बस आपके चिल्लाने का इंतजार कर रहे हैं, तो चिल्लाओ। उसके ये कहने पर कुमुद काफ़ी घबरा गई। उस शख्स ने अपने होठ उसके कानों के पास लेकर आया और उससे कहा, मेरे काम के पीछे आई तो अगली बार मरी हुई मिलोगी। मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपना काम करो डॉक्टर साहिबा। कहीं मैंने अपना काम कर दिया तो इसी कमरे में कब्र भी खुद सकती है। अगली बार मेरे रास्ते में मत आना, दूर रहना मुझसे, मेरे काम से। ये कहते हुए उसकी सांसें कुमुद के कान को छूते हुए गुजर रही थी। उसका हाथ उसकी साड़ी से झांक रहे कमर को कसके पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में गन थी। उसने उसे कानों में कहा, समझी ना आप डॉक्टर साहिबा। कुमुद ने हाँ में सर हिला दिया। उसने उसे छोड़ा तो कुमुद उसकी तरफ मुड़ के उसे देखने लगी। वो पीछे मुड़ते हुए बोला, कभी जंगल घूमना हो तो आना, पर अकेले घूमने में हादसे हो सकते हैं डॉक्टर साहिबा, और हादसे हर कोई भूल जाता है, समझ रही है ना आप। ये बोलकर वो सलाम करके खिड़की से बाहर कूद गया। दरवाज़ा खोल के जंगल की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद कुमुद खिड़की के पास आए और उसे जाते हुए देखने लगी। वो उसे मुड़ के देखा तो कुमुद ने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्द लगा दिया। वो ये देखकर मुस्करा दिया था। वो जंगल में कहीं खोसा गया। इधर कुमुद घबराई हुई खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और पहले निधि के कमरे में गई, देखा तो वो आराम से सो रही थी। उसके बाद वो कायनात के रूम में गई, देखा तो वो भी सो गई थी। सब ठीक था। वो वापस से कमरे में आए और दरवाज़ा बंद करके बैठते हुए बोली, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है,
यहाँ से दूर रहना ही ठीक था, ये कहते हुए वो लेट गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद की तो उस शख्स के हाथों की गर्मी वो अपने पेट पे महसूस कर रही थी। वो उठी और बाथरूम में गई और अपने मुंह पर पानी डालने लगी। उसने पानी हाथ में लिया और जिस जगह उसने पकड़ा था उस जगह को साफ करने लगी। उसे बहुत चिढ़ हो रही थी इस वक्त। वो बाहर आए और टोवल से पानी साफ किया और आकर वापस वैसे ही लेट गई। ये सब सोचते हुए उसकी ना जाने कब आंख लग गई। सुबह कुमुद चौंक के उठी। वो हड़बड़ा के इधर उधर देखने लगी तो उसे कोई नहीं दिखा, शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था। उसने देखा इस वक्त घड़ी में 6 बज रहे थे। वो उठी और खिड़की खोल दी। उसकी नज़र ना जाने क्यों जंगल की तरफ चली गई। उसे रात की सारी बात याद आ गई। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और उससे पीठ लगा के आंख बंद करके खड़ी हो गई। कुछ देर बाद वो मुंह धुल के बाहर आई तो देखा निधि और कायनात लॉन में बैठे हुए थे। आज छुट्टी थी उनकी तो बस सब काम देर से ही हो रहा था। वो बाहर आई तो निधि ने कहा, उठ गई तू? हम क्या बातें हो रही है? कुमुद ये कहते हुए पीछे वाले गार्डन में आए और फूलों को देखने लगी। निधि और कायनात भी उसके पीछे आ गए। निधि ने कहा, बस ये कि आज हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। ये कहते हुए वो बांस के गेट के पास आई तो देखा खरगोश का बच्चा वहाँ दुबका हुआ था। उसने खुश होते हुए कहा, कुमु देख कितना क्यूट है। ये कहते हुए वो दरवाज़ा खोल उस तरफ गई और उसे उठा ली और उधर से दिखाते हुए बोली, देख कितना प्यारा है ना, हम रख ले इसे। कुमुद उसे देखकर बोली, नहीं उसे छोड़ दो, जाने दो, अपने माँ पापा के पास जाएगा वो, शायद आज फिर भटक गया ये। फिर मतलब एक बार और आया है क्या? उसके ये पूछने पर वो बोली, हाँ आया था, तब मैं इसे छोड़ आई थी, देखो आज ये वापस से यहाँ आ गया। उसके ये कहने पर कायनात ने कहा, अच्छा तो आप इसे ही छोड़ने उस दिन जंगल में गई थी? जी हाँ, अब चलो निधि इसे छोड़ दो और जाने दो। उसकी बात पर वो बोली, लेकिन अभी तो तूने कहा इसे तू छोड़ के आई थी, तो ये इस बार कैसे जाएगा? हम इसे छोड़ के आते हैं। ये कहते हुए वो जंगल की तरफ बढ़ गई। कुमुद ये देखकर घबरा के बाहर आए और उससे बोली, रुको, कहीं नहीं जाना, इधर छोड़ो, चला जाएगा ये। उसकी बात पर वो बोली, नहीं मैं खुद छोड़ के आऊंगी। ये कहते हुए आगे बढ़ने लगी तो कुमुद ने उसके हाथ से खरगोश का बच्चा लेकर कहा, कहीं नहीं जा रही है आप, और छोड़ना है ना, मैं आती हूँ छोड़ के, तुम यही रहो। ये बोलकर वो शॉल लेकर आगे बढ़ गई। पर उसे घबराहट हो रही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो निधि ने उसे इशारे से कहा, जाओ छोड़ो। ये देखकर वो आगे बढ़ी और खरगोश से बोली, तुम हर बार क्यों चले आते हो? पता है ना मैं नहीं जा सकती वहां पर, अब इस बार छोड़ रही हूँ, अगली बार आए तो मैं नहीं जाने वाली। ऐसे कहीं भी नहीं भटकते हैं, गंदी बात होती है। ये कहते हुए वो उसे उसी जगह पर लाकर छोड़ते हुए बोली, चलो अब जाओ जल्दी और वापस मत आना, वरना मेरी दोस्त तुम्हें सच में अपने पास रख लेगी और तब मुझसे मत कहना, बाय नन्हे दोस्त। उसके कहने पर वो भाग गया। तो कुमुद मुस्कुरा के शॉल को ठीक करके मुड़ी तो सामने कुछ दूरी पर वही शख्स खड़ा था। उसकी वो नीली आंखें कैसे भूल सकती थी? वो घबरा के बोली, सॉरी, वो मैं बस खरगोश को छोड़ने आई थी, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिए। कुमुद घबरा के पीछे मुड़ के देखने लगी तो उस शख्स ने कहा, लगता है जानवर की जान आपको खुद की जान से ज्यादा पसंद है, तभी कल की बात को आप नज़रअंदाज कर गई। उसकी बात पर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे देखती कभी और कभी उसकी तरफ। तभी गाड़ियों के आने की आवाज़ आए। उसने घबरा के देखा उसकी तरफ तो वो उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। उसने कहा, प्लीज़ छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। पर उस शख्स ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी तरफ खींच लिया और वो उसके बाहों के घेरे में थी और बहुत नज़दीक। कुमुद ने देखा गाड़ियों की आवाज़ बढ़ने लगी थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़ छोड़े। ये कहते हुए वो कभी उसके पीछे तो कभी अपने पीछे मुड़ के देखती। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। वो शख्स बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वो घबराया सा मासूम सा चेहरा ना जाने उसे कैसा लग रहा था, जिससे वो अपनी नज़र हटा ही नहीं रहा था। क्या कुमुद उन अतवादियों के हाथ लग जाएगी? क्या वो लड़का उसे सबके हाथ लगने देगा? जानने के लिए पढ़ते रहे कुमुद, प्रेम एक आतंकवादी की। क्रमशः प्रीति तिवारी, प्रीति $$$।